हेलो गाइस, अवतार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की बात अवतार सर के साथ शीर्षक में आज हम चर्चा करते हैं कैसे लगी है देशों में हथियारों की होड़। आइए देखते हैं। आज हम बात करते हैं कि दुनिया किस ओर जा रही है। देशों की अपनी आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही हैं, देशों की सामाजिक गतिविधि किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, राजनीतिक परिदृश्य बदलते हुए नजर आ रहे हैं और राष्ट्रों के जो आर्थिक हित हैं इस आर्थिक हितों को साधने के लिए एक अंधाधुंध दौड़ सी चल हो रही है। एक अजीब सा वातावरण पूरे वैश्विक नजरिए में दिखाई देता है। आखिर ये क्यों हो रहा है? आपाधापी क्यों है? आखिर ये जो हमारा डिप्लोमेटिक सिस्टम था, ये डिप्लोमेटिक सिस्टम का उद्देश्य क्यों बदल रहा है? हमारी कूटनीतियां केवल अपने हित के लिए क्यों कार्य कर रही हैं? हमारे कूटनीतिक जो विषय हैं वो कूटनीतिक विषय अविश्वास की भावना क्यों जगा रहे हैं? किस प्रकार से जो है ना लोगों में एक भय का वातावरण फैल रहा है, देशों में संधि प्रतिसंधियां होती जा रही हैं, एक नए तरीके का साम्राज्यवाद हमें दिखाई दे रहा है। ये साम्राज्यवाद कोई पहला चरण नहीं है कि हमें पहली बार ये दिखाई दे रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध के पहले यानी पूर्व में हमारी जो परिस्थितियां थीं वो हमारी राजनीतिक आर्थिक या जो डिप्लोमेट की परिस्थितियां थी वो कैसी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, इन देशों का जो अपना एक आर्थिक राजनीतिक और इनके मौलिक हित थे वो आर्थिक राजनीतिक मौलिक हित एक दूसरे से पहले सामंजस्य बनाए थे। पहले राज्य जो है ना एक बैलेंस करके चल रहे थे, लेकिन इसके बाद देखा गया कि लगभग विश्व युद्ध के 2 दशक पहले की जो गतिविधियां दिखाई देती हैं वो गतिविधियां बड़ी अजीब व गरीब गतिविधियां दिखाई देती हैं और इनका जो बैलेंस था वो बैलेंस से टूटने लगा और कुछ राज्य जो है वो राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते चले गए, ज़्यादा ताकतवर होते चले गए और ये ताकतवर राज्यों ने जो भय और संदेह का वातावरण पैदा कर दिया, उस भय और संदेह के वातावरण ने इस विश्व युद्ध को एक जन्म दे दिया या विश्व युद्ध की ओर ले गया इन पूरी परिस्थितियों को। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उत्पादन की इकाइयाँ थी, जो आर्थिक इकाइयाँ थीं, जो राजनीतिक गतिविधियाँ थीं, इन आर्थिक इकाइयों की जो एक वैश्विक मंदी टाइप की आई थी, उन आर्थिक इकाइयों की जो संरचना या ढांचा चरमराने लगा, तो उन आर्थिक बिंदुओं ने या अर्थव्यवस्था को नेतृत्व करने वाले लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालना शुरू किया और उन्होंने जो है ना राजनीतिक गतिविधियों में इंटरफियर करना शुरू कर दिया, उन पर दबाव डाला कि उन्हें एक मार्केट उपलब्ध कराया जाए और इसी आर्थिक गतिविधियों को फुलफिल करने के लिए राजनीति प्रभावित हुई और उस राजनीति ने मौलिक जो हित थे उन मौलिक हितों को पीछे छोड़ दिया। और जब मौलिक हित पीछे छूटने लगे तो देशों के मध्य भय और संदेह का वातावरण पैदा होने लगा और इसी भय और संदेह ने संधि और प्रतिसंधियों की होड़ मचा दी थी। जब संधि और प्रतिसंधियों की होड़ मचने लगी तो एक राष्ट्रवाद टाइप का उभर के आया वहाँ पे और इस राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था वो साम्राज्यवादी था। इस साम्राज्यवादी
जो स्वरूप है, इस साम्राज्यवादी स्वरूप ने सबसे पहले जो है ना सैन्यीकरण की नीति को जो है ना मजबूत किया, और इस सैन्यीकरण की नीति ने जो है ना ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क का जो झुकाव ऑस्ट्रिया की ओर हुआ था, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का एक त्रिगुट बना था, और इसके बाद जो है एक दूसरी गतिविधि में रूस, इंग्लैंड और ये इस प्रकार के देश शामिल हुए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देशों की आपस में एक अपने हितों को फुलफिल करने की जो संधियाँ हुई थीं, इन संधियों ने एक अजीब सा वातावरण यूरोप में फैला दिया था, और इसी वातावरण ने मजबूरी में न चाहते हुए भी विश्व युद्ध की तरफ ये लेता चला गया। साराजेवो हत्याकांड जो विश्व युद्ध के लिए तात्कालिक कारण था, वो तो एकमात्र कारण तात्कालिक था। एक्चुअली किसी राजकुमार की या किसी उसकी हत्या से कोई विश्व युद्ध नहीं होता है। वास्तव में तो विश्व युद्ध की परिकल्पना या उसकी प्लेटफॉर्म जो है ना, वो लगभग 10-15 साल पहले से बनने लगा था। उस संधि और भय जो संदेह और भय का वातावरण था, उस संदेह और भय ने जो है ना ये वातावरण तैयार कर दिया था। आज के संदर्भ में देखते हैं, देखो आज के संदर्भ में हमने देखा था कि 1990 के दशक के बाद अगर हम देखते हैं तो 1990 के दशक के बाद देशों का तेजी से विकास हुआ। चाइना का तेजी से विकास हुआ, भारत का तेजी से विकास हुआ, हाँ ग्लोबलाइज्ड इंडिया की ओर चले, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की ओर चल पड़े। और जैसे जैसे इन चीज़ों का विकास हुआ, इन बिंदुओं का विकास हुआ, ऐसी परिस्थितियों में तेजी से ग्रोथ हुआ अर्थव्यवस्था का, और आर्थिक कारण और मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार होने लगा। लोगों के पास पैसा आने लगा, लोगों को मतलब लोगों को लगने लगा कि हम पैसे वाले हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति संभलने लगी। और जैसे जैसे आर्थिक स्थिति संभलती चली गई, तैसे तैसे महत्वाकांक्षाएं लोगों की बढ़ती चली गई, और इन महत्वाकांक्षाओं ने बड़े बड़े अंपायर खड़े कर दिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़े कर दिए, मतलब उद्योग धंधे खड़े कर दिए। और इसके बाद जो है ना हम धड़ाधड़ विकास की ओर चल पड़े। हमारा इंफ्रा भी बहुत तेजी से डेवलप हुआ, 4-वे लाइन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का ले आ रहा, स्वर्ण चतुर्भुज योजनाएं, तमाम प्रकार की योजनाएं चली, बहुत सारे सड़कों का निर्माण हुआ, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, मनरेगा को भी बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सारे मतलब एक लगता था कि पूरा एकदम बहुत तेजी से धुआंधार तरीके से जो विकास हो रहा है। लेकिन इस धुआंधार विकास को जो है ना उस समय एक ब्रेक लग गया, जब आर्थिक मंदी का एक थोड़ा सा छोटा सा काल आया। इस आर्थिक मंदी ने फिर वही भय और संदेह का जो वातावरण था, उस भय और संदेह के वातावरण को जन्म दे दिया। अब ये जो आर्थिक मंदी आई थी, इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए प्रत्येक देश अपने आर्थिक हितों का संरक्षण करने लगा। वो WTO को भूलने लगा, वो WTO को इग्नोर करने लगा, वो अपने संसाधनों पे अपना कैप्चर करने लगा। उसने कोशिश की कि लोग हमारे यहाँ पैसा लगाएं, हम लोगों के यहाँ जाएं, पैसा लगाएं, हम अधिकतम लाभ उठाएं। जो हमारे जो एक मौलिक नियम थे अर्थव्यवस्था के, वो मौलिक नियम पीछे छूटने लगे हमारे। जब मौलिक नियम पीछे छूटने लगे तो यहाँ पे एक फिर से एक भय का वातावरण पैदा हुआ, और उस अर्थव्यवस्था की जो एक टीम होती है, जो पूरी इकोनॉमिक टीम होती है, उसने राजनीतिक दबाव डालना शुरू कर दिया। और उसने राजनीतिक दबाव में ये अपनी शर्तों को मनवाना शुरू कर दिया कि आप हमारे प्रोडक्ट को या हमारे उसको संरक्षण दें या हमें मार्केट उपलब्ध कराएं। इसी संरक्षणवादी और बाजारीकरण की नीति ने जो है ना राजनीति को जो है ना मजबूर कर दिया। और जैसी राजनीति मजबूर होने लगती है तो फिर वही जो आपकी संरक्षणवादी नीति है या जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको वो नियंत्रित करने लगा। जैसे ही देश अपनी गतिविधियों को आर्थिक को संरक्षित करने लगा, उसी तरह से दूसरा देश भी जो है ना संरक्षित करने लगा। ये संरक्षण की होड़ चल पड़ी। जब इस संरक्षण की होड़ चल पड़ी तो ऐसी परिस्थितियों में एक बार फिर से हमें एक नया आर्थिक वातावरण, एक नया राजनीतिक वातावरण देखने को मिलता है। पता नहीं हम किस ओर चल दिए थे, हमें पता नहीं था, पता नहीं ये देश किस ओर चल दिए। और इन अपनी जो गतिविधियां थीं, इनको वैधानिकता प्राप्त करने के लिए, इन्हें एक लंबी अवधि तक इन्हें चलाने के लिए एक सैन्यीकरण को हमने और हथियारों को, मतलब हथियारों की खरीद को एक तरह से हमने बहुत तेजी से इसका विस्तार कर दिया। प्रत्येक देश अपने हथियार को जो विक्रेता था वो हथियारों को अंधाधुंध बेचने लगा। और जिसको जो है ना जिसको भय था अपने पड़ोसियों से, या जिसको भय था अपने मतलब जो प्रतिद्वंदियों से, तो वो जो है ना हथियारों की
खरीद करने लगा और बड़ी मात्राओं में हथियार खरीदने लगा और बड़ी मात्रा में जो रिसर्च जो अनुसंधान कार्य थे वो सैन्यकरण के अनुसंधान की ओर चल दिया, उसकी असेंबल की ओर चल दिया। इस प्रकार से जो है ना, और संधियां जो होने लगी, जो संधि प्रतिसंधि होने लगी देशों के साथ, और ये देशों के साथ जो संधि प्रतिसंधि हुई ये वास्तविक फ्रेश राजनीतिक संधि नहीं थी, बल्कि अपने अपने हितों की संधि थी। उन्हें लग रहा था कि किसी देश का किसी दूसरे देश में प्रवेश ज़्यादा है तो क्यों ना हम उसमें प्रवेश करके अपने हित को सुनिश्चित करें, उस देश के हित को सुनिश्चित करें, उसको रिप्लेस करें। मतलब ये एक प्रकार का वैश्विक वातावरण दिखने लगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में गवर्न करने की कोशिश की थी। ऐसे वैश्विक नज़रिए से देखो, भारत के संदर्भ में नहीं, वैश्विक नज़रिए से देखो तो उसने जो है ना अपनी सैन्यकरण को मजबूत करना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि भारत में जितना सैन्यकरण मजबूत होगा उतने ज़्यादा राज्यों का विलय होगा, और जितने ज़्यादा राज्यों का विलय होगा उतना ज़्यादा हमारा विस्तार होगा। एक तरह से हम साम्राज्यवाद की ओर चल दिए थे। तो मुझे लगता है कि हम फिर एक तरह से एक दूसरे बदले हुए स्वरूप में साम्राज्यवाद की ओर चल दिए। अब हम जो है ना अपने मौलिक हितों और मौलिक कर्तव्य जो हमारे थे देशों के अपने, उनको हम पीछे छोड़ने लगे हैं। हम बताने लगे हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। हम ताकतवर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम दुनिया को बताने लगे हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। और जब आदमी दुनिया को बताता है कि हम कितने ताकतवर हैं, जब चीन बताएगा, जब चीन अपने दक्षिण जो जो उसका सागर है और जो पीला सागर है, वो अपना वो दक्षिण ईस्ट की ओर जो उसका साम्राज्यवादी विस्तार हो रहा था और भारत को घेरने की जो एक उसने जो पल्स ऑफ रिंग ऑफ पल्स चलाया था इस प्रकार से, और तमाम देशों के साथ उसने जो है ना एक तरह से पैसा निवेश किया और उनको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, एक तरह से उन्हें ऋण जाल में फंसाने की कोशिश की। ये जो अंधाधुंध दौड़ चल पड़ी है, ये अंधाधुंध दौड़ ने जो चीन के जो समर्थक देश नहीं थे उनके अंदर एक भय का वातावरण पैदा कर दिया, और इसी भय के वातावरण ने जो है ना एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आपके मोहल्ले में अगर आपको किसी को भयभीत करना है तो अगर आपके पास लाइसेंसी बंदूक है और आप उसको कुछ नहीं करना चाहते, केवल भयभीत करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप रोज सुबह अपने छत पे जाइए, टहलिए और बंदूक को निकालिए और उसको साफ कीजिए, और साफ करने के बाद उसकी नाल को देखिए कि किस प्रकार से इसका निशाना सही है कि नहीं। और जब वो उस समय आप ऐसा काम तब करेंगे जब पड़ोसी वहाँ पे हो, तो पड़ोसी बेचारा डर जाएगा और नीचे उतर जाएगा। हो सकता है वो पुलिस को बुला ले, तो आप पुलिस से कहेंगे भैया हम कहाँ ऊपर बंदूक साफ कर रहे थे, रखिए साहब। आप रोज तो चलाएंगे नहीं, भाई लाइसेंसी बंदूक रोज तो चलाएंगे, अब उसको देख रहे थे, साफ कर रहे थे, अरे भैया इतने क्यों डरते हो, उसमें थोड़ी गोली है, आप परेशान क्यों होते हो, आप डर क्यों गए, आप तो यार बड़े डरपोक आदमी हैं यार, हैं उसमें गोली नहीं है यार, हम कोई नादान हैं, हम तो मतलब ये देख रहे थे, साफ कर रहे थे। बताओ साफ करना बंदूक को क्या अपराध है? लाइसेंस है हमारे पास, बंदूक है, देखा थोड़ी रहते। इनको लग रहा है कि साहब भयभीत कर रहे थे, आपको हमने कुछ कहा है, आपसे कुछ कहा नहीं भाई साहब, फिर नहीं कहा तो क्यों परेशान होते हो? मतलब एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालना, एक मनोवैज्ञानिक दबाव इस प्रकार का जो है ना देशों में फैलता चला जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, पूरा विश्व कहाँ जा रहा है? एक और उन्होंने संवैधानिक बदलाव देखा। देखो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे नहीं पता कि ये मतलब लोगों को किस नज़रिए से देखना चाहिए। मेरा कोई किसी को उद्देश्य मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है, ना मेरा कोई उद्देश्य किसी को इस प्रकार से दिखाना है कि मतलब मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये तो एक सोचने का नज़रिया है कि देखो जो संवैधानिक बदलाव किए गए, जैसे रूस में संवैधानिक बदलाव किया गया। रूस में अब वो जो उनके जो राष्ट्रपति हैं वो एक लंबे अरसे तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, हैं। जो चीन में जो संवैधानिक बदलाव किया गया कि लाइफ टाइम जो है ना राष्ट्रपति रहेंगे। नॉर्थ कोरिया में जो बदलाव हुआ, या नॉर्थ कोरिया में जो साम्राज्यवादी विचारधारा या सैन्य तंत्र की विचारधारा या डिक्टेटरशिप टाइप की विचारधारा दिखती है, उधर अरब कंट्रीज़ में, उधर मध्य एशिया में बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। यहाँ पाकिस्तान में भी एक नई क्या बोलते टेररिज्म की नीति और उसको बढ़ावा देना और बार बार उसको दबाव डालने के बावजूद भी इस प्रकार से कार्य करना। चीन की अपनी जो है ना विस्तारवादी नीति, और चीन की अपनी विस्तारवादी नीति में आर्थिक उसके विस्तार और आर्थिक विस्तारों में सभी नियमों को ताक पर रख के और अपने माल को खपाना, अपने माल के लिए मार्केट ढूंढना, इस प्रकार के जो देखते हैं। अमेरिका का जो सिकुड़ता बाजार है, उस सिकुड़ते बाजार के लिए जो है ना स्ट्रगल करना और अन्य देशों को अपने साथ लेना और अन्य देशों के साथ लेकर उनके हित सुनिश्चित करना। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे भारत के संदर्भ में तो बहुत लंबे समय से हम ट्रेड डेफिसिट में रहे हैं। हमारे पास जो है ना
इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। हम प्रयास करते रहे, अभी भी हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अभी भी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, सरकारें हमारी प्रयास कर रही हैं, अभी भी जो है ना हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे इंफ्रा उभर के सामने आए, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड है और हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है, हम इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, एक बड़ी बड़ी राशियाँ इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं। देखो, हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल यानी उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करें अधिकतम, उनके लिए भी कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें जो है ना वो रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है जो रिजल्ट आपके वास्तव में दिखाई देना चाहिए। तो ये रिजल्ट ढूंढने के लिए हमें खुद से प्रयास करना पड़ेगा। देखो, सरकारें आपको सहयोग कर सकती हैं, सरकार आपको सपोर्ट कर सकती हैं, सरकारें आपको मार्ग दिखा सकती हैं, सरकार थोड़ी कर्म करने लगेगी। कर्म तो आपको करना था, आपको व्यवस्थाएं करना थी। तो इस प्रकार का हमें वातावरण दिख रहा है। लेकिन एक जो अजीब सा एक मतलब एक जो प्रोसेस दिखाई देता है, चीन के राष्ट्रपति का या चीन के जो हेड हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट देना, फिर किसी दूसरे अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना स्टेटमेंट देना, कोरिया या जापान के जो है प्रधानमंत्री के द्वारा या उनके सुपरविजन के द्वारा स्टेटमेंट देना, देशों में जो एक साइलेंट एक वार चलने लगा है जिसको बोलते हैं ना शीत युद्ध, एक साइलेंट वार चलने लगा है। ये वार्ता पे जो है प्रतिक्रिया होने लगी हैं। उन्होंने एक वार्ता कही, उन्होंने कहा हम 1962 के जो है ना भारत नहीं है, उन्होंने हम 1962 के चीन नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें जो द्वंद्व प्रतिद्वंद की भावना है, ये द्वंद्व प्रतिद्वंद की भावना बहुत तेजी से पनप रही है। इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि हमें दबना पड़ेगा, कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि हमें जो है ना इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हमें जो है ना आर्थिक व्यवस्थाओं पर सोचना पड़ेगा नए नज़रिए से। क्योंकि अगर हम आर्थिक व्यवस्थाओं पर नए नज़रिए से नहीं सोचते हैं तो हम एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की ओर चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब विश्व युद्ध होता है या कोई क्रांति होती है तो क्रांति अपने आप में नहीं होती है, कुछ ऐसी गतिविधियां हो जाती, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मजबूरी में वो परिस्थितियां व्यक्ति को या एक सिस्टम को क्रांति की ओर ले जाती हैं, जो क्रांति की ओर ले जाती हैं, जो युद्ध की ओर ले जाती हैं। परिस्थितियां थोड़ी बनती हैं, परिस्थिति वो तो अनायास ले जाती हैं। आप कितनी कोशिश कर लो, आपको संभलना अभी पड़ेगा, देशों को अभी संभलना पड़ेगा। अभी अपने संवैधानिक जो थीम था या जो डिप्लोमेट का जो वास्तविक स्वरूप था, जो हमारी संधि प्रतिसंधियों का जो वास्तविक उद्देश्य था, जो हमारा पवित्र उद्देश्य था, हमें उस पवित्र उद्देश्य की ओर लौटना पड़ेगा। राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन हमारा राष्ट्रवाद हमको ये सिखाता है कि जिस प्रकार से मेरा राष्ट्रवाद मेरे लिए है उसी प्रकार से दूसरे देश का राष्ट्रवाद दूसरे के लिए है। ये बात दूसरे देश को भी समझना पड़ेगी। अगर मेरा राष्ट्रवाद मेरे लिए है, बाकी किसी का कोई राष्ट्रवाद नहीं है, तो यही जो है ना राष्ट्रवाद नेपोलियन बोनापार्ट की ओर ले जाएगा। यही राष्ट्रवाद जो है ना यूरोप को नष्ट कर देगा, यही राष्ट्रवाद यूरोप को रौंद देगा और यही राष्ट्रवाद जर्मनी और इटली का एकीकरण करवा देगा। ये तो इतिहास बताता है, ये तो ऐतिहासिक घटनाएं हो चुकी हैं। ये तो एक तरह से एक सिस्टमैटिक तरीका है, प्राकृतिक सत्य है। तो हमें जो है ना जिस हिसाब से सोचना है, हमें अपने हितों को सुनिश्चित करना है। अपने हितों को सुनिश्चित करने के क्रम में हमें ये भी देखना है कि दूसरे के हित प्रभावित ना हो, ये दूसरे देश को भी देखना है। उन्हें अपने संवैधानिक विधानों पर वापस लौटना चाहिए, उन्हें अपनी जो संधियां करना चाहिए पवित्र उद्देश्यों के साथ करना चाहिए, आर्थिक विकास के लिए करना चाहिए, राजनीतिक विकास के लिए करना चाहिए, मौलिक हितों को बने रहने के लिए करना चाहिए, ना कि मौलिक हितों की टकराहट के लिए करना चाहिए। इस प्रकार का जो राष्ट्रवाद है, ये पवित्र राष्ट्रवाद, ये हमें जो है ना वास्तव में विकास की धारा से जोड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि हम मंदी से उबर जाएंगे। मंदी की घबराहट में कहीं हम ऐसा ना हो कि बहुत कुछ खो दें, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है ना हम जिस प्रकार से ट्रीटियां बना रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी संधियां होती चली जा रही हैं, जिन देशों के साथ हमारी प्राचीन संधियां थी, जिनके साथ आर्थिक संधियां थी, देखो सार्क को हम भूल गए, देखो बेसिक को हम भूल गए, देखो ब्रिक्स को हम भूल गए। मतलब ये जो हमारी ट्रीटी चल रही थी, इन ट्रीटियों का महत्व बहुत हमने कम कर दिया है। पहले जब संधियां होती थी और संधियों का बड़ा हाईलाइट होता था कि इन देशों के साथ संधि, पता नहीं ये देश जो है ना अब अपने विकास की धारा में किसको आगे बढ़ाते हैं, ये लोग आगे निकल जाएंगे, ये पूरी विश्व की जनसंख्या का इतने प्रतिशत का जो है ना ये पार्टिसिपेशन है इनके अंदर, और इतनी इकोनॉमी इनके अंदर जो है पार्टिसिपेट करती है, इतनी आर्थिक गतिविधियाँ इनके अंदर होती हैं। तो ये ऐसे देशों को जो देश अपने पूरे ग्लोबलाइज्ड जो वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को जो हैंडल कर रहे थे, उन्हें खतरा पैदा हो जाता था। और उन्हीं को खतरा जो पैदा होता था, उन्हीं की गतिविधि, उन्हीं की राजनीतिक या उन्हीं की पॉलिटिकल गतिविधियों के द्वारा या डिप्लोमेट गतिविधियों के द्वारा जो है ना ये देश भ्रंशन होने लगा है।
ये वर्ल्ड फंक्शन होने लगा है, ये वर्ल्ड फंक्शन होने लगा है। इस विश्व का जो राजनीतिक नजरिया वो टूटने लगा है। लोग अब किसी को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, किसी देश को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। किसी देश के मतलब कोई मंदी तो एक मैटर हो सकता है, मंदी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मंदी के से उभरने के प्रयास की बजाय हम कहीं और दिमाग लगाने लगें। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से विश्व की सरकारें एक बार इस ओर सोचेंगी और इस ओर ध्यान देंगी कि किस प्रकार से हम अपने जो पारंपरिक जो हमारे हित हैं, पारंपरिक जो हमारे उसूल हैं, पारंपरिक जो हमारा नेटिव ड्यूटीज़ है, मतलब कर्तव्य हैं जो हमारे, उनकी ओर हमें वापस चलना है। और जब हम उनकी ओर वापस चलेंगे तो एक बार फिर हमारा शार्प और हमारा जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा राजनीतिक नज़रिया और आर्थिक नज़रिया एक बार फिर से दिखाई देगा। और हमारा जो कंपटीशन होगा, आर्थिक इकोनॉमिक का जो कंपटीशन होगा, वो साफ सुथरा इकोनॉमिक कंपटीशन होगा। देखो, किसी के माल को अपने देश में आना रोकना ये एक हद तक ठीक है क्योंकि आप अपने हितों को सुनिश्चित करना चाहते हैं। अपने माल को अधिकतम बाहर भेजना एक हद तक ठीक है क्योंकि आपको अपने हितों को सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो है ना कूटनीतिक जो ब्यौरा होना चाहिए, कूटनीतिक जो प्रोसेस होना चाहिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और दूसरे देश को भी ये सोचना चाहिए कि हम इस देश को जितना माल दे रहे हैं कम से कम उतना माल उस देश से खरीदें जिससे उसका ट्रेड डेफिसिट ना हो। अगर वो नहीं सोचता है तो फिर हमें पूरा हक है उसको बंद कर देने का, हमें पूरा हक बनता है। फिर काय का WTO, किस बात का WTO? ग्लोबलाइज्ड इंडिया या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हमारे यहाँ माल पटकते चले जाओ और हम जो है ना झेलते चले जाएंगे और हमारा कोई माल ना लो आप, या हमारा कोई माल आपको ना बिके। आप अपने जो आर्थिक इकाइयाँ हैं और अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है, अपने जो प्रोडक्ट है उसे आपको ज़्यादा संरक्षण दो, और हम अगर उसको संरक्षण देते हैं तो आप जो है ना ऑब्जेक्ट करोगे नहीं साहब ये तो जो है ना WTO की या हमारी जो संधि है इस संधि के जो है खिलाफ है। ऐसा थोड़ी होता है। ये राजनीतिक नज़रिया जो है ना ये बदलाव आना चाहिए। सभी विश्व के जो नेता हैं या विश्व के जो राजनीतिक के जो पर्सनालिटियाँ हैं उन्हें बैठ के जो है ना एक बार इस पर विचार करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है ना विश्व मतलब ध्रुवों में ना बटे, जिससे कि विश्व में इस प्रकार की भावना ना फैले। और अब समय आ गया है कि हमने जितनी ताकत लगाना थी वो आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर लगाना चाहिए। हमें सैन्यकरण की ओर नहीं जाना चाहिए। हमें सैन्यकरण की ओर केवल उतना जाना चाहिए जितना हमारा हित सुनिश्चित होता है, जितना हमें प्रोटेक्शन हो। हमें फिर से भय का और संदेह का वातावरण नहीं फैलाना है, और इस भय और संदेह के वातावरण को ना फैलाने की जिम्मेदारी पूरे वर्ल्ड की है, ना कि अकेले भारत की, अमेरिका की है। पूरे विश्व को इस नज़रिए से सोचना पड़ेगा। अगर कोई डिक्टेटरशिप, कोई साम्राज्यवादी नीति को चलाता है, पूरे विश्व को एकजुट होकर जो है ना उसके पास जाना पड़ेगा या उसे अपने पास बुलाना पड़ेगा, उस पर दबाव डालना पड़ेगा। हमारे पास एक मजबूत एक संघ है, हमारे पास UNO, हमारे पास एक मजबूत जो है ना एक मतलब WTO है। हमारे पास बहुत अच्छी जो है ना एक तरह से पार्टियां हैं, या हमारे पास बहुत अच्छे जो है संगठन हैं। इन संगठनों को जो है ना अपना दायित्व निभाना चाहिए। इन संगठनों में जो सामूहिक रूप से जो है ना सभी देशों को अपनी पक्ष रखना चाहिए मजबूती के साथ, तभी उस देश को दबाव में लाया जा सकता है। तभी उस देश के साथ जो है ना उस पर एक मानसिक प्रेशर डालना चाहिए, उस पर आर्थिक प्रतिबंध, यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो उस पर राजनीतिक आर्थिक प्रतिबंध भी लगाना चाहिए जिससे भी कंट्रोल में हो। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे अब तो ये विस्तारवादी नीतियाँ जो है ना ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। फिर ना तो WTO के हाथों में कुछ रह जाएगा, ना UNO के हाथों में कुछ रह जाएगा। फिर पूरी शक्तियों को जो है ना पूरे देश अपने आप में चलाने लगेंगे, और ऐसे में जो है ना हमारे देश को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमारा देश बहुत सीधे साधे रास्ते पे चलने वाला देश है। हमारा देश जो है ना आज तक किसी की ओर नज़र उठा के नहीं देखा है, आज तक किसी को जो है ना बुरी नज़र से नहीं देखा है, ना बुरा सोचा है। तो अब ये समय आ गया कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं बहुत तेज़ी से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारी तूती बोल चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा बहुत वर्चस्व हो चुका है। अब समय आ गया है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका लाभ उठाएं, लोगों को एकजुट करें और इस समस्या से जो है ना इसका एक नेतृत्व करके इस समस्या से निदान करें। ये समय अब आ गया है और इसी समय को हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो आज के लिए जो है ना इतना पर्याप्त है। हथियारों की होड़ जो है ना, हथियारों की खरीद फरोख्त ये युद्ध की ओर ले जाती है, ये तो तय है। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास कुछ नहीं होता है, आप एक व्यापारी हैं, आप एक काम कर रहे हैं, आप कोई रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप अगर सामान्य रूप से चल रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आप मतलब निर्भीक रूप से रहते हैं। लेकिन अगर आप कभी ऐसे
व्यवहारिक नजरिए में फंस जाते हैं, जो जिस व्यवहारिक नजरिए में आपको लगने लगता है या आपके अंदर कोई भय या संदेह का भाव पैदा हो जाता है, तो आपको लगने लगता है कि यार हमें अपनी सुरक्षा करना चाहिए। जब आप अपनी सुरक्षा करते हैं तो जितना भय होता है, जिस प्रकार का भय होता है, तो प्रारंभिक चरण में आप क्या करते हैं, आप एक लठ रख लेते हैं। आगे के चरण में क्या करते हैं, आप एक वैसा हथियार रख लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा भय और संदेह होता है तो आप असलहा रख लेते हैं, मतलब राइफल या पिस्टल इस टाइप के इनके लाइसेंस ले लेते हैं। आप इनकी सुरक्षा रखने, जैसे जैसे आप सुरक्षा बढ़ाते चले जाते हैं तो इसका मतलब होता है आपका भय बढ़ता चला जा रहा है, आपका संदेह लोगों पर बढ़ता चला जा रहा है। जब आपका भय और संदेह बढ़ता है तो आपके यहाँ हथियारों की होड़ लगने लगती है। अगर आपका भय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप 4-4, 6-6 गनर रखने लगते हैं। जैसा मुझे जान का खतरा है, मुझे 6 गनर चाहिए, इतने गनर रखना है। आप समझ सकते, जितने गनर रखते हैं उतना भय का वातावरण होता है आपके अंदर, उतने ज़्यादा भयभीत होते हैं। तो हम पहले कैसे थे, हम पहले वास्तव में विकास कर रहे थे। अब हम देखो हर जगह नहीं मौजूद हो सकते, हर जगह नहीं जा सकते, हर जगह कुछ नहीं कर सकते। बिना इस पूरे लॉबी के हम अकेले नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना भय और संदेश है। इस भय और संदेह के वातावरण को जो है ना हमें ये निगलेक्ट करना पड़ेगा, इसे हमें नीचे करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से जो है ना, अगर हम इसे नीचे करने में सफल हो जाते, तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए हमें पूरा सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का अगर भय होता हो, पूरा मोहल्ला उसके पास जाता हो, पूरा मोहल्ला उस पर दबाव बनाता है कि भाई साहब यार तुम इस प्रकार का काम करते हो, लोग डरते हैं तुमसे, हैं तुम्हें इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। तो रोज जब 4-6 बार या कई बार उसके पास जाते हो, उसमें दबाव बनाते हैं पूरा मोहल्ला, आखिरकार वो व्यक्ति जो है ना वो सरेंडर हो जाता है और इसके बाद वो व्यक्ति का भय लोगों से खत्म हो जाता है, वो अपने सीधे रास्ते पर चलने लगता है। तो ये विश्व का दायित्व बनता है कि पूरा विश्व संगठित होकर उन बिंदुओं को तलाशे, उन देशों को तलाशे, उन लोगों को तलाशे जो लोग इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, उन पर जो है ना वैधानिक तरीके से जो है ना दबाव डाला जाए। और अगर वैधानिक तरीके से दबाव नहीं है तो उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए, राजनीतिक प्रतिबंध लगाए जाए, तो उनको जो है ना दबाव में लाया जा सकता है। यह एक सीधा साधा एक अच्छा सा रास्ता है। और इसके बाद जो है ना अगले चरण में नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करेंगे। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।